वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ एसए 320 जो किसकी बात करता है सर? मटीरियलिटी की। मटीरियलिटी किसमें यूज होती है? इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग योर ऑडिट। प्लानिंग मतलब कौन से एरियाज पे हमको फोकस करके चलना है, कौन से एरियाज जो मटीरियल लग रहे हैं। परफॉर्मिंग यानी जब आप टेस्टिंग करोगे तो उस हिसाब से भी आप मटीरियलिटी को कंसिडर करके चलते हो। सबसे पहले हम मटीरियलिटी की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि एसए 200 ने बोला था, एसए 200 कहते हैं हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। यानी ऐसी कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजंस पे इंपैक्ट आए। तो एग्जांपल के तौर पे मेरे को सपोज मन किया रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स खरीदने का, मैंने कहा बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, चलो जी मोटा भाई की कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले रिलायंस का देखा रेवेन्यू। अरे वाह, 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है। अब मैंने मैक्सिमम सोचा कि यार मेरे को क्या लगता है ना, 1%, 2%, 3%, 4%, चलो 5% की भी गलती होगी चलेगा, मैं तब भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। बट अगर यहां पे 5% या उससे ज्यादा की गलती हुई तो फिर मैं रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं किसी और कंपनी में कर दूंगा। तो अगर ऐसी कोई गलती होती है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है, उसी को मटीरियलिटी कहते हैं। अब सर ये परसेंटेज ऑडिटर क्या सोच के लगाएगा भाई? कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है जो उसको कंसीडर करनी पड़ती है। मैं कहता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप इतना ध्यान रख लो, प्रोफेशनल जजमेंट। हमको प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके ये परसेंटेज लगानी होती है। तो उसने क्या किया, 1000 करोड़ का 5% निकाला तो ये हो गया 50 करोड़। यानी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 50 करोड़ या उससे ऊपर की कोई मिसस्टेटमेंट होगी तो उससे फर्क पड़ेगा। इसी को हम मटीरियलिटी का नाम दे देते हैं। अब सर मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट ऑडिटर ने क्यों लगाया? ताकि मटीरियलिटी के ऊपर जितनी भी चीजें हो वो चेक करके चले, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट ना रह जाए। बट कुछ ऐसी बदमाश मिसस्टेटमेंट थी जो भले ही मटीरियलिटी से तो नीचे थी, बट जैसी आप इनको एड अप करो ये मटीरियलिटी के ऊपर चली जाती है। तो हमने क्या करा, हमने मटीरियलिटी को तो वहीं रखा बट एक जुगाड़ मटीरियलिटी बनाई। सर ये जुगाड़ मटीरियलिटी का नाम क्या है? इसी को प्यार से बोलते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मतलब जस्ट फॉर परफॉर्मिंग अवर ऑडिट प्रोसीजर। हम क्या करेंगे, हम मटीरियलिटी को नीचे लाएंगे और इसके ऊपर जितनी भी चीजें होंगी इनको चेक करके चलेंगे। इसी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को मैं नाम दे देता हूं क्या? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। इसी को मैं कहीं ना कहीं टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का नाम दे देता हूं कहां? ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग में। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया, क्या? रिलायंस लिमिटेड में एक और एंटिटी है जिसका नाम है जियो धन धना धन। ओ जियो धन धनाधन। जियो सर एक टेलीकॉम कंपनी है और मान लो इनके पास एक टेलीकॉम लाइसेंस है 5 करोड़ रुपए का। अब ये 5 करोड़ का जो लाइसेंस है, क्या यूजर्स का इस पे फोकस रहेगा? हाँ सर, यूजर्स का इस पे फोकस रहेगा। तो एक बात बताओ, आपने मटीरियलिटी तो 50 करोड़ की निकाल रखी है, हाँ। अब अगर इस 5 करोड़ की बात करूं तो क्या आप इसको इग्नोर कर दोगे क्या? सर नहीं करेंगे। यानी ऐसे केस में हम क्या करते हैं? पार्शियलिटी। पार्शियलिटी मतलब कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जिसके लिए आप लोअर मटीरियलिटी निकालो। अब क्योंकि आपने लोअर मटीरियलिटी निकाली है तो आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी लोअर हो जाएगी। तो आईसीआई क्या कहता है, इफ फॉर अ पर्टिकुलर एबीसीडी, कोई ऐसे पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, डिस्क्लोजर है, जिसके लिए आपको लगता है मिस स्टेटमेंट्स ऑफ amounts less than the materiality for financial statement as a whole, they can influence the economic decision। इससे कहीं ना कहीं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ सकता है, तो आप उसके लिए लोअर मटीरियलिटी निकालोगे। एंड क्योंकि आपने उसके लिए मटीरियलिटी अलग निकाली है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी अलग निकल के चलेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ सर समझ गए। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, क्या? रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी। जो मटीरियलिटी ऑलरेडी निकाली, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं? क्या मैं उसको रिवाइज कर सकता हूं? हाँ, 3 केसेस में, या तो न्यू इंफॉर्मेशन या 2 चीजें चेंज हो गई। सर क्या? चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी या चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस। ये न्यू इंफॉर्मेशन वाली जो चीज है, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स इससे रिलेट करके चलेंगे, क्योंकि जब भी आप ऑडिट करना स्टार्ट करते हो तो आपको कभी भी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले नहीं मिलते, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलते हैं। तो हम जो मटीरियलिटी निकालते हैं वो ड्राफ्ट के बेसिस पे निकालते हैं, और जब लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे तो हो सकता है इट कैन लीड टू अ रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी और अ चेंज इन मटीरियलिटी। तो दिस इज कॉल्ड न्यू इंफॉर्मेशन, या फिर आप कह दो चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। मतलब जब आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करे तो आपको लगा एंटिटी के कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे तो आपने रोमम को कम माना, बट जब एक्चुअल में मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया एज अ पार्ट ऑफ माय फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो मुझे पता चला कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। क्योंकि कंट्रोल्स इनइफेक्टिव थे तो रोमम बढ़ गया। अब रोमम बढ़ जाएगा तो मुझे क्या करना है?
ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना है तो मुझे डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस करनी पड़ेगी। डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, एंड टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी के लिए क्या बोल रहे हो सर, टेस्टिंग बढ़ाने के लिए व्हाट डू आई नीड टू डू, मटेरियलिटी लेवल्स लोअर करने पड़ेंगे ताकि ज्यादा आइटम्स टेस्टिंग के जोन में चले जाएं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? समझ गए सर। एंड लास्ट में आता है चेंज इन सर्कमस्टेंस। इसमें एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल है। कई बार ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जिस पे यूजर का अटेंशन जाए। फॉर एग्जांपल एंटिटी ने डिसाइड किया अपना कोई बिजनेस यूनिट या कोई एसेट सेल करेगी, तो यूजर का अटेंशन क्योंकि यहां जाएगा तो आप उसको भी मटेरियल मान सकते हो। तो ये 3 केसेस आपने समझने हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैंने मटेरियलिटी रिवाइज करी तो कौन ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा? उसके नीचे वाली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब क्योंकि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रिवाइज हो गई तो आपको टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैन आल्सो बी रिवाइज्ड। ठीक है बॉस? ठीक है सर। तो ये हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने बात की थी बेंचमार्क की, जितना मुझे याद है। अरे बेंचमार्क किधर गया? ओए होए ओए होए होए, कहां गया बेंचमार्क? ये रहा। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्क। सर बेंचमार्क क्या था? वही जो हमने रिलायंस के केस में रेवेन्यू को माना था। जिस चीज के ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई करके मटेरियलिटी निकालते हो उसी को बेंचमार्क कहते हैं। अब ये बेंचमार्क पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए हमने एक छोटी सी टेक्निक डिस्कस की थी क्लास में। उसका नाम क्या था? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप ऐसे मान के चलना, जो भी आप मटेरियलिटी निकाल रहे हो रिलायंस की निकाल रहे हो, तो रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर्स का अटेंशन किस पे रहता है? मोटा भाई पे। मोटा भाई कौन है? मैंने कहा ओनर है एंटिटी के, एंड अभी रिसेंटली वो बीमार हो गए थे तो उनकी लाइफ साइकिल पे इंपैक्ट आ गया था। क्योंकि वो बीमार हो गए थे तो रिलायंस का शेयर भी फटाक से नीचे गिरा, और जैसे ही पता चला वो ठीक है तो शेयर फटाक से ऊपर गया। उसको क्या कहते हैं? वोलेटिलिटी। तो आपने बस ये 5 पॉइंट ध्यान रखने। सर क्या? सबसे पहले तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। फिर पीएनएल में क्या आता है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है। फिर आप देखो इन एलिमेंट्स में यूजर का अटेंशन किस पे फोकस रहता है? आइटम्स ऑन विच द यूजर्स अटेंशन इज फोकस्ड, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, इनकी बात करते हो। फिर आप बात करते हो ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी एंड द हाउ इट इज फाइनेंस्ड। सर हाउ इट इज फाइनेंस्ड मतलब अगर ये डेट फाइनेंस्ड है तो इन लोगों ने अपने एसेट्स गिरवी रखवाए होंगे, तो लोगों का फोकस एसेट्स पे जाएगा, तो एसेट्स कैन बी योर बेंचमार्क। फिर आता है सर लाइफ साइकिल ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटी, एंड लास्ट में आता है वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। जो बेंचमार्क थोड़ा स्टेबल होता है जनरली उसको हम एज अ क्या कहते हैं? बेंचमार्क मान के चलते हैं। ठीक है। जो आइटम थोड़ा स्टेबल होता है उसको हम एज अ बेंचमार्क मान के चलते हैं। ठीक है। ठीक है सर। फिर हमने एक छोटी सी लाइन डिस्कस की थी, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज एंड chosen benchmark to determine the materiality. For example, suppose मुझे materiality निकालनी थी इस केस में कितनी? 50 करोड़। तो जब मैं रेवेन्यू लेता हूं 1000 करोड़ का तो परसेंटेज कितनी है? 5%। यही अगर मैं प्रॉफिट के बेसिस पे निकालता तो प्रॉफिट अगर 500 करोड़ है तो परसेंटेज कितनी हो गई? 10%। तो इस केस में परसेंटेज कम लगी, इस केस में परसेंटेज ज्यादा लगी। यही बात अंग्रेजी में लिखी है, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड चोजन बेंचमार्क। जनरली जब आप परसेंटेज अप्लाई कर रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इट विल बी हायर देन द परसेंटेज ऑन टोटल रेवेन्यू। फिर हमने एग्जांपल्स डिस्कस करे बिकॉज आईसीआई इस पे क्वेश्चंस वगैरह आजकल पूछ रहा है। तो अगर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी तो आप उसके प्रॉफिट देखोगे, अगर उसके प्रॉफिट्स वॉलेटाइल है या फिर वो लॉस मेकिंग एंटिटी है तो आप उसका ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हो या उसके टोटल रेवेन्यूज देख सकते हो। गवर्नमेंट का काम होता है खर्चा करना, तो आप उसके नेट एक्सपेंसेस और नेट कॉस्ट देखोगे। नेट एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू और रिकवरीज। एंड लास्ट में अगर कोई एसेट कस्टडी वाली कंपनी है, मतलब आपने अपने एसेट्स उनको एज अ कस्टोडियन वगैरह दे रखे हैं, तो जो वो टोटल एसेट्स वगैरह मैनेज कर रही है उसको हम एज अ बेंचमार्क कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियलिटी। बहुत सिंपल ऐसे है, आपने बस इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके चलना है, देन इसके एक दो क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में उसको कवर कर लो। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज रिवीजन सेशन। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।